गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनसॉल्ड अनसॉल्ड का पहला सेट 2024 का आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो सेट नंबर है वो है 347 FZ 347 FZ 2024 और ये सेट नंबर फर्स्ट है। सेट नंबर फर्स्ट है। तो सेट नंबर जो हमारा फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले हम आपको लिखने का तरीका बता दें थोड़ी कैसा लिखना है। दोनों साइड जो लाइन बनाते हैं वो आपको दोनों साइड नहीं बनानी है, एक साइड लाइन बनानी होती है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। मतलब कि बहुविकल्पी MCQ जो 4 हैं, तो प्रश्न नंबर पहले का प्रश्न पहले का उत्तर इस प्रकार से बीचों बीच लिखेंगे। इसके नीचे यहाँ से हम अपना उत्तर चालू करेंगे, जो भी विकल्प सही है उसे लिख देंगे, पर उसे सॉल्व करते हुए लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। पहला क्वेश्चन है हमारा बिलियन की मोलरता। तो सबसे पहले हमें बिलियन की मोलरता पता होनी चाहिए। तो बिलियन की मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है w/m × v। मतलब कि जो आयतन होता है वो होता है, और ऊपर होता है विलय का भार और बटे अणुभार। तो हमारे पास दिया गया जो 5 ग्राम है, ये हमारे पास क्या है, विलय का भार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार है जो w बराबर 5 ग्राम हमें दिया गया है। इसके बाद 450 मिलीलीटर क्या है, बिलियन का आयतन। तो मतलब कि जो v है वो हमें दिया गया है 450 मिलीलीटर, और जो मिलीलीटर में दिया गया है इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो होगा 450 बटे 1000। 0 से 0 हमारी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। इसको अब काटेंगे तो 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 1 0 बचा था, 9 बटे 20 आया। और कुछ कट रहा नहीं, कट रहा। 20 का इसमें क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो भाग देना सभी को बहुत अच्छे से आता है। दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 90। अब अच्छे से पता है 20 चौको 80, 20 चौको 80। यहाँ घटाएंगे तो 0 में से 0 कुछ नहीं, तो कितना बचा, 10 बचा। 1 0 और बढ़ा लो तो 20 5 100। कितना प्राप्त हुआ हमें, 0.45। क्लियर है इतना, ठीक। इसके बाद हमें अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी। किसका अणुभार है, विलय का। तो इसे किससे करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है, तो Na कितना, 1, इसका परमाणु भार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन कितना, 1, परमाणु भार 16, हाइड्रोजन कितना, 1, इसका 1 ही होता है। इन सबको हम जोड़ देंगे, 6 3 9 1 10 की 0, 2 और 1 3, 1 4, 40 आया। अणुभार कितना निकला, 40। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता बराबर होता है w बटे m × v। w का मान कितना है, 5 है। m का मान कितना निकाला हम लोगों ने, m जो हमारा अणुभार है ये है 40। आयतन कितना है, 0.45। 0 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ ये हम काट सकते हैं। 5 एकम 5, 0 का 0, और यहाँ पे अच्छे से पता है 5 नम 45। यहाँ एक बार और काट दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4,
5/18, यही तो बचा। 18 का भाग देंगे इसमें, जब हम 18 का भाग देंगे तो 0 50 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 7 और फिर 7 बार जाएगा कई बार। जब बार बार जाए तो एक बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, या तो बार लगा सकते हो या लिख सकते हो, ऑप्शन में दिया गया है 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ये वाला हमारा सही है। तो नीचे हम उत्तर डाल के लिखेंगे अच्छे से, क्या लिखेंगे, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, IV, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही है, 0.278 मोल लीटर इनवर्स। इसको बढ़िया से ऐसे अंडरलाइन भी करके और लिख देंगे। अब इससे क्या होता है, अच्छा भी लगता है, सॉल्व करके ही आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संकुल आयन जो में दिया गया है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। ऐसे नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने और समझ में भी आ गया होगा। अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर पहले का खा का उत्तर। किसका उत्तर, खा का उत्तर। तो दूसरे में पूछा गया है संकुल आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें जो संकुल आयन है वो हमें दिया गया है K3CO और C2O4 ऑक्सीलेट है का होल थ्राइस। इसमें जो है वो हमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। किसकी करनी है, कोबाल्ट की। केंद्रीय धातु परमाणु की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम कितना है, 3 है। पोटेशियम पे जो आवेशों की संख्या होती है वो +1 होती है। प्लस लगाएंगे, जो कोबाल्ट होता है तो यहाँ लिख लिया करें अच्छे से कॉपी में। माना कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीकरण संख्या है वो X है। क्या है, X। तो यहाँ लिखेंगे X प्लस ऑक्सीलेट कितनी है, 3। जो C2O4 ऑक्सीलेट है इसके ऊपर -2 आवेश होता है और बराबर में 0। अगर यहाँ कोई आवेश लिखा होता तो बराबर में हम उसको लिख देते हैं। जब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं लिखा तो बराबर में हम 0 लिखेंगे। 3 एकम 3, X का X, 3 दूनी 6, -6 बराबर 0। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा X माइनस का 3 बराबर 0। माइनस की संख्या जब बड़ी होती है और प्लस में से घटाएंगे तो माइनस का ही बचता है। तो इसको उठा के इस साइड रखेंगे तो x बराबर +3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, कायदे से लिखेंगे उत्तर डाल के। तो लिखा है थर्ड वाला सही है। कौन सा है, थर्ड। 3 आई, कितनी आई है, 3। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, इसमें हमें 4 दिए गए हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्केडियम एक ऐसा है जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। अगला है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्रबल सबसे अधिक है। तो इसमें आपको जो दिख रहा है इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये सबसे अधिक प्रबल होता है। यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, क्या पूछा, डाइसैकेराइड नहीं है। और ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड
और पॉलीपेप्टाइड, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से पता होगा कि डाइसैकेराइड हमारा नहीं है, ये पूछा गया है। तो जो सेलुलोस होता है वो हमारा डाइसैकेराइड नहीं है, जो सेलुलोस है वो क्या है, डाइसैकेराइड नहीं है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यौगिक की पहचान टॉलन अभिकर्मक से होती है। ये तो कोई भी बता सकता है। टॉलन अभिकर्मक Ag2O सिल्वर ऑक्साइड होता है, जो कि एल्डिहाइड से प्राप्त होगा। किससे पहचानेंगे आप इसको, एल्डिहाइड से पहचानेंगे। अब हम पूछते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। पहला प्रश्न नंबर हमारा पूरा समाप्त हो गया, जिसमें हमें ऑप्शन देखने को मिली हैं कितने, 6, और 6 ऑप्शन हम पूरे लगा चुके हैं। आपको ऐसे ही सॉल्व करने होंगे और इसी प्रकार से लिखना है। दोनों साइड लाइन नहीं खींचेंगे कॉपी में, सिर्फ हम एक साइड लाइन खींचेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का क वाला क्वेश्चन जो है वो अब हम देखते हैं क्या है। और यदि आप लोग रिएक्शन और न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आप किसी भी कारण से फेल तो हो ही नहीं सकते, और नंबर भी आपके अच्छे ही आएंगे, क्योंकि रिएक्शनें बहुत आती हैं, लॉन्ग में भी आती हैं। और अब प्रश्न नंबर दूसरे का क्या है, प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर, प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर है जो 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दिया गया है, जो 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। हमें निम्नलिखित की क्या करनी है, गणना करनी है। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल है ये हमें कितने ग्राम दिया गया है, 30 ग्राम। सबसे पहले ये समझिए विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जो पदार्थ घोला जाता है उसे हम विलय कहते हैं। मान लो ये एक जल है, इसमें आपने जो भी पदार्थ घोला है वो हमारा विलय होगा, और जिसमें घोलेंगे वो विलायक कहलाता है। तो 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है, 450 ग्राम जल में। तो एथिलीन जो ग्लाइकोल है ये हमारा क्या होगा, 30 ग्राम विलय होगा। क्या होगा, विलय। और विलय का भार उसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया है, 30 ग्राम। और लिखा है जल में मिलाया जाता है, तो कैपिटल W है जो, ये हमें दिया गया है 450 ग्राम, 450 ग्राम। ठीक, तो इसमें हम अणुभार और निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो अणुभार है हमारे पास M किसका है, C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल। तो कार्बन यहाँ पे कितनी है, 2 है, 2 रख दो। कार्बन का परमाणु भार 12 रख दो, प्लस हाइड्रोजन कितनी है, 6 है। हाइड्रोजन का परमाणु आवेश कितना होता है, 1 होता है। अणुभार निकाल रहे हैं, हाँ अणुभार निकाल रहे हैं। तो कार्बन का कितना होगा, 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है। ऑक्सीजन कितनी है, 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 16। 12 दूनी 24, 6 एकम 6, 16 दूनी 32। इन सबको हम जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12 की 2, और यहाँ पे क्या बचा है, 3 2 5 1 6, 62। 6 2 8 8 4 12, अरे गड़बड़ हो गया। 6 2 8 8 4 12, 12 की 2, 3 2 5 1 6, सही तो है 62। कितना आएगा, 62। इसका अणुभार है जो वो कितना निकलेगा, 62 निकलेगा। अब इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे ऐसे ही लिखेंगे, और इसमें पूछा गया है विलयन के हिमांक में अवनमन। किसके हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक में अवनमन। जो विलयन के हिमांक में अवनमन पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग बना के, विलयन के हिमांक में अवनमन, अवनमन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अच्छे से याद है, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे M
इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पे KF का मान आपको दिया नहीं गया, तो KF का जो मान होता है वो आपको याद होना चाहिए। वैसे आपको न्यूमेरिकलों में KF का मान दिया जाएगा, पर यहाँ नहीं दिया गया है, तो याद भी कर लेना, कुछ भारी नहीं है। 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। कितना होता है? 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। अब दूसरा जो हमें दिया गया, यहाँ कैलकुलेट अब आप लोग कर लेंगे और आंसर भी निकाल लेंगे, और इसका आंसर हमें आप कमेंट में बताएंगे कितना आया है। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें हमसे पूछा गया है बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। क्या पूछा गया है? बिलियन का हिमांक। तो जो बिलियन का हिमांक होता है, इसके लिए हमें जल का हिमांक याद होना चाहिए। तो जल का हिमांक होता है 273 और 0.15, क्योंकि ऑप्शन में दशमलव में दिया गया नहीं, तो आप 273 में से ही जो भी डेल्टा TF का मान आएगा उसको आप घटा देंगे। बस जो भी यहाँ मान प्राप्त होगा उसको आप घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे बिलियन का हिमांक। इतनी बात क्लियर होगी और शायद समझ में भी आ रहा होगा और आप सभी लोग इसको कर भी लेंगे। और मेरा पेपर कहाँ चला गया? इतनी चीज़ सभी की क्लियर होगी। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे के खा की बात करते हैं। जो प्रश्न नंबर दूसरे का खा है बहुत सरल है और सभी लोग कर लेंगे उसको, पूरी उम्मीद है हमें। प्रश्न नंबर दूसरे का खा उत्तर कौन सा है? खा। ऐसे ही लिखेंगे, कायदे से बीचों बीच हेडिंग बनाएंगे, ऊपर की एक लाइन और नीचे की एक लाइन छोड़ देंगे। इसमें जो पहला है उसमें हमें दिया गया है मोल अंश। जो पहला है उसमें पूछा गया है मोल अंश, और ये एक एक नंबर की परिभाषा है। मोल अंश, मोल अंश को हम मोल प्रभाज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज्य भी कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के योग के अनुपात को मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। इसे जो है जाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मतलब आप जानते हो क्या होता है? विलायक। तो यहाँ कैपिटल N अपॉन के, कैपिटल N प्लस स्मॉल n एक फार्मूला तैयार हो जाता है। और विलय का जो मोल प्रभाज्य होता है तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N ये प्राप्त हो जाता है। कैपिटल N बराबर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। कैपिटल N बराबर होता है जो कैपिटल W बटे कैपिटल M। कैपिटल W है जो विलायक का भार और कैपिटल M है जो विलायक का अणुभार। स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। जो स्मॉल w विलय का भार और जो स्मॉल m है वो हमारा क्या है? विलय का अणुभार है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें पूछा गया है विलयन की मोललता। क्या पूछा गया है? विलयन की मोललता। मोलरता और मोललता सेम ही है। मोलरता होता है तो वहाँ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता। और जब बात हो जाती है किसकी? जब बात हो जाती है मोललता की तो उसे कहते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की मोललता
कहते हैं। जो मोललता है, मोललता है, तो मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहती है। जो इसका फॉर्मूला होता है, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटे में होता है विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान, वो भी किस में? ग्राम में। विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, जिसके बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। एक एक नंबर की परिभाषा है, तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है खास। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर गा, जिसमें आपसे पूछा गया है लैंथेनाइड अंकुचन किसे कहते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर गा है, कितनी बड़ी होगी क्लास? अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का, जो हमारा है गा वाला। इसमें पूछा गया लैंथेनाइड अंकुचन, और लैंथेनाइड अंकुचन को लैंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आपसे पूछा गया लैंथेनाइड अंकुचन के प्रभाव की विवेचना भी कीजिए। लैंथेनाइड संकुचन की प्रभाव की विवेचना भी करनी है। 2 क्वेश्चन इसमें आपके एक साथ पूछे गए हैं, और ये 1 नंबर का है, तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, छोटा छोटा सा लिख देंगे, तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का गा का उत्तर। जो प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर दूसरे का गा उत्तर कौन सा है? गा उत्तर। लैंथेनाइड, लैंथेनाइड अंकुचन या संकुचन, कुछ भी आ जाए, घबराना नहीं है, पेपरों में बात एक ही होती है। तो सबसे पहले लैंथेनाइड जो संकुचन होता है, तो लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु जो और आयनिक आकार होते हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, 1 नंबर में 1 नंबर के हिसाब से लिखा जाता है। लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड संकुचन या अंकुचन कहलाता है। जो लैंथेनाइड अंकुचन का प्रभाव है, लैंथेनाइड अंकुचन का प्रभाव, जो लैंथेनाइड अंकुचन का प्रभाव है, तो श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन, एक है जो डी इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव
कम होता है। जो लैंथेनाइड संकुचन है, तो लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर की कमी हो जाती है। जिसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। जो अंकुचन के प्रभाव हैं, संकुचन के प्रभाव हैं, तो जो आवेश होते हैं वो बढ़ने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संकुचन प्रभाव। इसे और भी बड़ा आप लिख सकते हैं, यदि आपका लॉन्ग में आता है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और लॉन्ग में कहीं अनसॉल्व में मिलेगा दूसरे सेट में, तो लॉन्ग में भी हम पूरा लिखवा देंगे। इसके बाद आपका घा नंबर स्टार्ट होता है, दूसरे का घा है। इसमें पूछा गया है एक ज्यामितीय संरचना आपको बनानी है समपक्ष और विपक्ष के रूप में, और जिसका जो संकुल है वो क्या है उसको देखते हैं। क्या है प्रश्न नंबर दूसरे का घा, दूसरे का घा। जो दूसरे का घा है इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, और ये काफ़ी सरल भी है, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है Fe और NH3 का होल टॉइस, Cn का होल 4 और ऊपर माइनस। इसमें 2 बनती हैं, जो ज्यामितीय संरचना होंगी वो कितनी बनेंगी, 2। समपक्ष का मतलब क्या होगा, अमोनिया एक जो लिगेंड है ये हमारा समपक्ष होना चाहिए, मतलब कि पास में होना चाहिए आयरन के। तो यहाँ NH3 और यहाँ पे NH3। Cn जो 4 है यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, 1 Cn 2 Cn 3 Cn, एक और बचा इसको भी यहाँ जोड़ दो। समपक्ष होगा ये, कौन सा होगा, समपक्ष। इसके ऊपर माइनस तो माइनस लगा दो, ये है समपक्ष। समपक्ष मतलब कि जो लिगेंड होंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जोड़े जाएंगे बॉन्ड में, तो वो एकदम समान, मतलब कि एक दूसरे के पास में हो सेम वाले, तो समपक्ष होगा। विपक्ष में क्या होगा, दोनों विपरीत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, विपरीत। तो जो Fe है तो अमोनिया है, जो एक ऊपर जोड़ दीजिए और एक नीचे जोड़ दीजिए। एक Cn को यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक को यहाँ पे जोड़ दीजिए, और एक को यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक को यहाँ पे। तो ये विपक्ष होता है। क्या होता है, विपक्ष। तो इतना शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो आज हम लोगों ने प्रश्न नंबर दूसरे के घातक पढ़े हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। पार्ट सेकंड में हम तीसरे और चौथे और पाँचवें के सॉल्व करेंगे, और तीसरे पार्ट में पूरी अनसॉल्व हमारी एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, धीरे धीरे पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लोग कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। देखो, लोगों की जो नीयत होती है वो बदलती ही रहती है। आपको अपने कर्तव्य अनुसार डेली थोड़ी थोड़ी हर एक सब्जेक्ट को 30-30 मिनट देकर पढ़ना है बेटा। क्योंकि चलते हुए एक कहानी सुना दें। एक बार एक मेंढक और बिच्छू थे, तो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक बार नदी को पार कर रहे थे, और मेंढक बोलता है चलो आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको पार करवा दूं। जैसे ही वो मेंढक के पीठ पर बिच्छू बैठता है और नदी के बीचों बीच आता है, तो बिच्छू उसे डंक मार देता है, और डंक जैसे ही मारता है तो दोनों वहीं डूब जाते हैं। तो मेंढक पूछता है कि भाई यार, हम लोग अच्छे दोस्त थे और तुमने मुझे डंक क्यों मार दिया। तो बिच्छू बोलता है ये तो मेरी फितरत है। तो इसी प्रकार से इंसान की भी एक फितरत है कि वो समय के साथ बदलता है, और जो जैसा होगा, जैसे आप अच्छा पढ़ रहे हो अगर, और आपका रिजल्ट ख़राब आ जाए, तो वो ये कहेंगे पढ़ते थोड़े थे, ये मस्ती करने जाता है, ऐसे कुछ नहीं आता, ये तो सिर्फ बातें करने जाता था, घूमने जाता था। और अगर आप बिल्कुल भी ना पढ़ते हो और कहीं अच्छे नंबर आ जाएं, और बिना पढ़े तो कभी अच्छे नंबर आते ही नहीं, तो ये भूल जाना, आ जाएं बिल्कुल गधा हो, तब भी लोग ये कहेंगे वो बहुत अच्छा है,
तो इंसान की नीयत एकदम बिच्छू की तरह है, वो पलट रहते हैं। मतलब एक नीयत बिच्छू की जो होती है वो तो अच्छी होती है, वो पलटती नहीं है। उसकी फितरत है डसना, तो वो डसता ही है। अब मनुष्य की जो फितरत होती है वो भी आपको डसनाई का काम करता है, टॉर्चर करता है, हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, ये नहीं वो नहीं फलाना ढिकाना। आपको उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। अपने काम से काम ध्यान रखिए और डेली थोड़ी थोड़ी और अच्छा पढ़ें। हर एक सब्जेक्ट को 20 से 25 मिनट कंटिन्यू दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक छोटे से वीडियो के साथ।